हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा विषय है कि अधातुओं के क्या रासायनिक गुण होते हैं। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ पर देखिए, नॉन मेटल और मेटल के संबंध में जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन शुरू करना है, इसलिए हम कुछ अधातुओं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, यह यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब यहां पर देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वह 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2 और 4। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। अब यहां पर आप देखिए कि इसके बाह्यतम कोश में यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ध्यान दीजिए कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं। जब हम अधातु ले रहे हैं तो अधातु में बाह्यतम कोश में 4, 5, 6 और 7 यह इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। या तो 4 मिल रहा है, या तो 5, या तो 6, या तो 7 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्या कोई परमाणु इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को एक साथ अपनी कक्षा से बाहर निकाल सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कोई भी परमाणु अपनी कक्षा से बाहर निकाल दे। तो अब होगा क्या, देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉनों को, ये डोनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर हो सकती है कि यह इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लें। इलेक्ट्रॉन का यह साझा कर सकते हैं, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो अधातुओं में केवल दो बातें हो सकती हैं, आइदर दे शेयर द इलेक्ट्रॉन और दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर देखिए, अब इससे ये पता चल रहा है कि क्या करेंगे ये कोवलेंट कंपाउंड या सहसंयोजी यौगिक इनमें बनाने की क्षमता होती है। यह अधिकतर सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। फिर अब देखिए कि क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जब बाह्यतम कोश में 4, 5, 6 या 7 होते हैं तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर क्यों यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको बताया था कि आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और यह आयनाइजेशन एनर्जी वह बहुत ही ज्यादा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनों को इनकी कक्षाओं से बाहर निकालने के लिए। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसमें मुक्त ऊर्जा या ऊर्जा मुक्त होती है, और यह प्रक्रिया नॉन मेटल के लिए होती है। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि मेटल आइदर नॉन मेटल आइदर शेयर द इलेक्ट्रॉन और दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। यूजुअली दे फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद द अदर मेटल और नॉन मेटल। जो मेटल्स हैं उनके साथ कभी कभी ये आयनिक कंपाउंड भी बना लेते हैं, लेकिन जब यह नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो
तो वह सामान्यतः बनाते हैं कोवलेंट यौगिक या सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो यह Cl- या क्लोराइड आयन बना लेता है, क्लोराइड आयन बना लेता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को जब दो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो यह ऑक्सीजन O2- बना लेता है। तो कहने का मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। यहां पर ऋणायन बनता है या निगेटिव निगेटिव आयन बनता है। तो यहां पर निगेटिव आयन बनेगा जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। फिर देखिए, अब इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, और वो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अब ये देखिए बेटा, जब कोई अधातु या नॉन मेटल यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर यह अधातु ऑक्साइड बनाता है। यह अधातु ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड इसको कहते हैं। अब यहां पर यह जो नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है, इस नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या गुण होगा या क्या प्रॉपर्टी होगी? तो यह क्या होगा? यह अम्लीय ऑक्साइड होगा। यह अम्लीय ऑक्साइड होगा, या तो यह उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि यह सहसंयोजी यौगिक, तो सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। तो अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएगा, और बना हुआ अधातु ऑक्साइड या तो अम्लीय प्रकृति का होगा या तो उदासीन ऑक्साइड होगा, और साथ ही साथ यह सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। ठीक, हमने देखा कि जब धातुएं या अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो यह या तो अम्लीय ऑक्साइड बना रही हैं या तो उदासीन ऑक्साइड बना रही हैं। अब यह अम्लीय ऑक्साइड कहने का क्या मतलब है? अम्लीय ऑक्साइड कहने का मतलब है कि अधातु और ऑक्सीजन की क्रिया हो और उससे जो ऑक्साइड बने, उस ऑक्साइड को जब आप पानी में मिला दें तो कोई अम्ल बन जाए। इस प्रकार की क्रिया वह क्या कहलाएगी? अम्लीय ऑक्साइड या अम्ल बनने की प्रक्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन से, और यह कार्बन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्रिया करके यह कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, अब जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को यदि हम पानी में घोल दें, कार्बन डाइऑक्साइड को यदि पानी में घोल दें तो यह बन जाएगा H2CO3, और यह बन गया कार्बोनिक अम्ल। अब यहां पर आपने देखा कि जैसे ही कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और पर्याप्त मात्रा में लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इस प्रकार से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जब डिसॉल्व किया गया तो यह कार्बोनिक अम्ल बनाया। इसी प्रकार से जब सल्फर यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है या SO2 बनाता है, और इस SO2 को या सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं H2O में तो यह H2SO3 यह सल्फ्यूरस अम्ल बना लिया।
तो अब यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह सल्फर डाइऑक्साइड, यह किस प्रकार के ऑक्साइड हो गए? यह ऑक्साइड हो गए अम्लीय ऑक्साइड। अब बच्चों दूसरा देखते हैं कि यह उदासीन ऑक्साइड का या न्यूट्रल ऑक्साइड का क्या मतलब होता है। अब यहां पर देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब सीधा सीधा है भैया कि न तो यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा और न तो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो अब उदासीन होने का मतलब है कि अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय यह दोनों गुणों का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो किसी प्रकार से यह अम्लीय अथवा क्षारीय अगर दोनों गुणों का प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो सच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। फिर इसी प्रकार से पानी H2O, यह पानी भी हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी प्रकार से NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, फिर इसके पश्चात आप देखेंगे कि N2O, यह है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अथवा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज द न्यूट्रल ऑक्साइड। अब यहां पर एक का एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? जब कार्बन यह ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलता है, तो अपर्याप्त मात्रा में जल करके यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फिर इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि जब वाटर की या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के इसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जल बनता है H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O इज इक्वल टू 2 एंड इसको बैलेंस कर लीजिए, ये हो जाएगा 2H2O और यहां पर हो गया 4। तो ये फॉर्मेशन की प्रक्रिया है कि उदासीन ऑक्साइड किस प्रकार से बनता है। अब यहां पर देखिए ये जो उदासीन ऑक्साइड बन रहे हैं, इसी प्रकार से यहां पर जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, यह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी यह सामान्य तापमान पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनाते हैं। इसके लिए उच्च तापमान होता है और उच्च तापमान पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अधातुओं की पानी के साथ या जल के साथ क्या क्रिया होती है। तो अधातु प्लस पानी, इसका मतलब है कि अधातु और पानी के बीच में सामान्यतः अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है कि अधातु और पानी के बीच में अभिक्रिया नहीं होती है? अब यहां पर देखिए आपको बताया कि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और पानी जब लेते हैं तो यह डिसोसिएट होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन में। अब यहां से जब अधातु से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा हाइड्रोजन आयन को,
तो यह रिड्यूस्ड होगा किसमें? हाइड्रोजन गैस में। तो अब अधातु क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है और यहां पर जो पानी का हाइड्रोजन आयन है इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, तो इस कारण अब यह हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस नहीं होगा, केवल बहुत ही सक्रिय, अति सक्रिय और यहां पर फ्लोरीन है, अति सक्रिय फ्लोरीन, यही केवल सबसे ज्यादा सक्रिय जो है अधातु है फ्लोरीन, यही अति सक्रिय धातु जब पानी से क्रिया करती है तो फ्लोरीन पानी से क्रिया करके F प्लस H2O इज इक्वल टू बनाता है HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड। यह हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है और यहां पर ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है। अब यहां पर देखिए यह 2 हो गया और यह यहां पर 4 हो गया और यह यहां पर 4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। इसी प्रकार से यह फ्लोरीन ही यह पानी से क्रिया करके यह बनाता है ओजोन या O3 बनाता है, ओजोन या O3 बनाता है। तो केवल जो अति सक्रिय अधातु है उसमें भी केवल आपको फ्लोरीन याद रखना है कि फ्लोरीन ही पानी से क्रिया करके आइदर ऑक्सीजन बनाता है अथवा यह ओजोन बनाता है। अब हम देखते हैं कि अधातुओं की अम्लों से क्या क्रिया होती है। अब अम्लों के संबंध में आप देखिए जानते हैं HCl जब ये डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में यह विखंडित होता है या टूटता है। इसी प्रकार से H2SO4 जब इसका डिसोसिएशन होता है तो यह 2H प्लस SO4 माइनस में विखंडित होता है। इसका मतलब है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन मिल रहा है और हम नॉन मेटल को जब ले रहे हैं तो फिर आपको बता रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का गुण पाया जाता है। तो जब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो अब यह इस हाइड्रोजन आयन को जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक यह हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित नहीं होगा। तो अगर इस 2H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तब यह हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो पाता, लेकिन क्योंकि अम्ल में जो हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है और अधातुओं में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो अधातु और अम्ल के बीच में कोई रिएक्शन या कोई अभिक्रिया नहीं हो पाती है। अब देखते हैं कि अधातुओं की क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती है। अब यहां पर देखिए अधातु में या नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अब यह बनाते तो हैं नॉन मेटल क्लोराइड या अधातु क्लोराइड। अब यह कैसे होते हैं? यह सहसंयोजी क्लोराइड होते हैं या कोवलेंट क्लोराइड होते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं और गठबंधन की सरकार से तब इस समय जो क्लोराइड बनता है वह अधातु क्लोराइड होता है। यह द्रव के रूप में हो सकता है अथवा गैस के रूप में हो सकता है। फिर यहां पर देखिए लिखा है कि विद्युत अनवघट्य होता है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब है कि इसका जो जलीय विलयन होगा उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, साझा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों जब भी चलेंगे साथ साथ चलेंगे, अकेले इनमें चलने की कुवत नहीं होती है। अब यहां पर देखिए जैसे
हाइड्रोजन और क्लोरीन यह दोनों सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट में अगर अभिक्रिया करते हैं तो सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके यह HCl बनाते हैं, यह HCl बनाते हैं और यह 2HCl। तो यहां पर जो क्लोराइड बना वह हाइड्रोजन क्लोराइड है और यह हाइड्रोजन क्लोराइड यहां पर बना हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड यह किसी प्रकार से विद्युत का प्रवाह नहीं करेगा। यहां पर अभी कहा कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन या अभिक्रिया करते हैं तो HCl या 2HCl इस प्रकार से बन रहा है, ये गैसियस फॉर्म में बन रहा है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार का यह विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। अब देखते हैं कि अधातुओं की हाइड्रोजन से क्या क्रिया होती है। तो अधातु प्लस हाइड्रोजन यह जब अभिक्रिया करते हैं तो यह भी अधातु हाइड्राइड बनाते हैं, यह अधातु हाइड्राइड बनाते हैं और इस अधातु हाइड्राइड में वही गुण होते हैं जो अधातु क्लोराइड में होते हैं। इसका मतलब है कि यह सहसंयोजी क्लोराइड बनाता है, सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है, द्रव या गैस के रूप में होता है और साथ ही साथ यह विद्युत अनवघट्य के रूप में होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन और सल्फर दोनों यहां पर अधातुएं हैं, यह हाइड्रोजन है और यह सल्फर है। यह जब क्रिया करता है तो यह H2S बनाता है या हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे की गंध आती है, सड़े अंडे की गंध आती है और यह जहरीली गैस होती है। यह अगर इसको कोई सूंघ ले लंबे समय तक या कुछ मिनट के लिए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पर देखिए इसी प्रकार से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यह विशेष परिस्थिति इसलिए कि यहां पर तापमान का, यहां पर प्रेशर का कंडीशन होता है, यह बनाते हैं NH3 या अमोनिया बनाते हैं। तो यह भी एक हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड जो बन रहे हैं यह दोनों के इलेक्ट्रॉन के शेयर के कारण या इलेक्ट्रॉन के साझा के कारण बन रहे हैं। धातुओं के संबंध में हम जानते हैं कि एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। उसी प्रकार से अधातुओं के संबंध में भी है बेटा कि अधातु का अगर कोई लवणीय विलयन लिया जाए, साल्ट सॉल्यूशन लिया जाए, तो एक अधिक सक्रिय अधातु अपने से कम सक्रिय अधातु के लवणीय विलयन से उसको विस्थापित कर देती है। तो अधिक सक्रिय अधातु यह क्या करती है, कम सक्रिय अधातु का विस्थापन कर देती है। ठीक, अब यहां पर देखिए कि जैसे कि अधातु A है प्लस अधातु B का लवणीय विलयन है। अब होगा क्या रिएक्शन इसमें कि अधातु A अगर अधिक सक्रिय है तो यह अधातु B को विस्थापित कर देगी और यहां पर बन जाएगा अधातु A का लवणीय विलयन प्लस अधातु B। ठीक, इसने अधिक सक्रिय अधातु ने अपने से कम सक्रिय अधातु को विस्थापित कर दिया। जैसे देखिए सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं NaBr की सोडियम ब्रोमाइड की क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं और जैसे ही क्लोरीन से क्रिया करा देंगे यह बन जाएगा NaCl
या सोडियम क्लोराइड और यहां पर ब्रोमीन विस्थापित हो जाएगा, Br2 विस्थापित हो जाएगा। यह बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड का अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, उस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में अगर क्लोरीन गैस को आप प्रवाहित कर दें तो क्लोरीन वह क्या करेगी, वह आयोडीन को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके कमेंट जो है वो आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या परिवर्तन आप चाहते हैं। हैव ए नाइस डे।